मॉर्निंग बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम जेसीईआरटी विज्ञान के वर्ग 8 के पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 में जंतुओं में जनन के बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखते हैं। वो जीव जन्म लेते हैं, समय के साथ वो बढ़ते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और एक दिन उनकी मृत्यु भी होती है। हम अपने आसपास बहुत सारे जीवों को नित्य प्रतिदिन मरते हुए देखते हैं, लेकिन क्या जीवों की मृत्यु के बावजूद भी उनकी प्रजातियों का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो रहा है? नहीं। तो ऐसी कौन सी विधि है या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण नित्य प्रतिदिन जीवों की मृत्यु के बावजूद भी उनकी प्रजातियों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ पर यदि हम उस विधि के बारे में सोचें तो निश्चित रूप से वह विधि है जनन, या इसी को हम प्रजनन भी कहते हैं। जनन या प्रजनन सजीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जैसी जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखता है। जनन की प्रक्रिया या प्रजनन की प्रक्रिया में जीव या कहें सजीव अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है और इसी के कारण जीवों की प्रजातियां पृथ्वी पर बनी हुई है, उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जनन का क्या महत्व है। पृथ्वी पर सभी जीवों की प्रजातियों का अस्तित्व जनन की प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चित होता है। यदि जनन की प्रक्रिया या प्रजनन की प्रक्रिया न हो तो जीवों की मृत्यु के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जीवों की प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जनन की प्रक्रिया में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जैसे शिशु को जन्म देता है, कुत्ता वो अपने जैसे छोटे कुत्ते को जन्म देता है, बिल्ली, गाय, ये सभी जीवों में हम देखते हैं कि ये अपने जैसे शिशु को ही जन्म देते हैं। तो ऐसे जीव जो जनन की प्रक्रिया में अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, वैसे जीवों को हम जरायुज जीव कहते हैं। जरायुज जीव जनन की प्रक्रिया में अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो जनन की प्रक्रिया में शिशु को जन्म नहीं देते। तो फिर उनका अस्तित्व पृथ्वी पर कैसे बना हुआ है? वो शिशु को जन्म नहीं देकर अंडे देते हैं और फिर अंडों से उनके बच्चे निकलते हैं और उनकी प्रजाति जो है पृथ्वी पर बनी रहती है। तो ऐसे जीव जो अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, उन्हें हम अंडप्रजक जीव कहते हैं। अंडप्रजक जीवों के कुछ उदाहरण हैं मुर्गी, मछली, मेढक। ये सब जीव ऐसे हैं जो शिशु को जन्म नहीं देकर अंडे देते हैं और फिर अंडों से उनके जैसे जीव बाहर निकलते हैं। अब पृथ्वी पर हम लोग बहुत सारे जीवों को देखते हैं, बहुत प्रकार के जीव हैं। तो क्या सभी जीवों में जनन की प्रक्रिया एक जैसी होती है? नहीं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जनन की प्रक्रिया में दो जनक भाग लेते हैं, एक नर जनक और दूसरा मादा जनक। जैसे कि हम मनुष्यों में देखते हैं, मनुष्यों में जनन की प्रक्रिया में नर और मादा जनक भाग लेते हैं। तो वैसी जनन की प्रक्रिया जिसमें दो जनक नर और मादा जनक भाग लेते हैं, उन्हें हम या वैसे जनन की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जहां जनन की प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेते हैं। वहां नर और मादा जनकों की बाध्यता नहीं होती, वहां जनन की प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेते हैं।
तो इस तरह के जनन को, जहां जनन की प्रक्रिया में एक ही जनक भाग लेते हैं, वैसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में तब कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। यह अलैंगिक जनन की विशेषता भी है कि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। दूसरी विशेषता हम इसमें देख सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों जनक मौजूद होते हैं और वहां पर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तीसरी बात या तीसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के पश्चात जो संतति बनते हैं वह संतति आपस में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और आपस में एक जैसे होने के साथ साथ ये अपने जनक के भी बिल्कुल समान होते हैं। इसके अलावा एक विशेषता हम यहाँ पर यह भी जोड़ सकते हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया लैंगिक जनन की प्रक्रिया के मुकाबले तीव्र होता है। इसमें संतति का निर्माण अधिक तेजी से होता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विशेषताओं को हमने देखा। अब ये अलैंगिक जनन जो है यह भी बहुत सारे तरह का होता है, जैसे मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, पुनर्जनन। इसके अलावा भी कायिक प्रवर्धन तथा बीजाणु जनन बहुत तरह के अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन या बीजाणु जनन पौधों में होती है और मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, पुनर्जनन ये सब हम लोग छोटे जीवों में देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में इतने सारे तरह के अलैंगिक जनन को हमें नहीं जानना है। हमें सिर्फ दो तरह के अलैंगिक जनन को जानना है, वह है मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। तो यहाँ पर हम लोग मुकुलन और द्विखंडन के बारे में ही जानेंगे। मुकुलन यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया मुकुलन के द्वारा ही होती है। मुकुलन जो है वह मुकुल शब्द से बना है। मुकुल का मतलब होता है छोटा पौधा। मुकुलन अलैंगिक जनन का वह प्रकार है जिसमें नए जीव का निर्माण मुकुल यानी छोटे पौधे, जिसे अंग्रेजी में बड कहते हैं, के द्वारा होता है और इसका उदाहरण हाइड्रा है। यदि हम हाइड्रा के एक अस्थायी स्लाइड को लें और सूक्ष्मदर्शी में उसका हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि हाइड्रा में बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के उभार हमें देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं छोटे छोटे उभारों को मुकुल कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे उभार हैं इन्हें हम मुकुल कहते हैं। मुकुल का धीरे धीरे विकास होता है। प्रारंभिक अवस्था में हम देख रहे हैं कि मुकुल में अभी तक इस तरह के प्रवर्धन जैसी रचना जो है नहीं निकली है, लेकिन जब मुकुल का विकास होता है तो जिस तरह से विकसित हाइड्रे के ऊपर हम प्रवर्धन जैसी रचना देख रहे हैं उस तरह की रचना जो है मुकुल में निकलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, विकास के क्रम में यह जो मुकुल है यह विकसित होता है, यह बढ़ता है और अंत में क्या होता है, बढ़ने के बाद ये मुकुल अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुकुल टूटकर नए संतति हाइड्रा का निर्माण करता है। तो चूंकि यहाँ पर नए हाइड्रा का निर्माण, संतति हाइड्रा का निर्माण मुकुल के द्वारा हुआ, मुकुल के विकास और मुकुल के टूटने के कारण हुआ, इसलिए इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं, जो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अब दूसरे प्रकार में हम द्विखंडन को देखेंगे। द्विखंडन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो टुकड़े में बंट जाना। यह एक कोशिकीय जीव अमीबा में देखने को मिलता है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति का निर्माण करते हैं और इसलिए इसे द्विखंडन कहते हैं, क्योंकि दो संतति का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यह एक विकसित अमीबा है। क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन अमीबा के अंदर केंद्रक पाया जाता है।
तो ये अमीबा है और अमीबा के अंदर केंद्रक है। जब अमीबा के विभाजन का समय होता है तो सबसे पहले केंद्रक में विभाजन शुरू होता है, और जब केंद्रक में विभाजन शुरू होता है तो हम देख रहे हैं कि केंद्रक की लंबाई जो है थोड़ा बढ़ता है। लंबाई बढ़ने के बाद क्या होता है, केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं। जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाता है, केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हो जाता है, तब कोशिका का विभाजन शुरू होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कोशिका में यहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन बन रहा है, एक संकीर्ण स्थान बन रहा है, और यहाँ से जो है वह अमीबा का जो कोशिका है वह कटना शुरू हो जाता है और वह कटकर दो संतति अमीबा का निर्माण करता है, और दोनों संतति अमीबा में एक एक केंद्रक जो है वह चला जाता है। इस तरह से एक अमीबा से दो संतति अमीबा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक अमीबा से दो संतति अमीबा का जो निर्माण हुआ, इसमें अमीबा जो है किसी भी तरह से ऊर्ध्वाधर रूप से या क्षैतिज रूप से किसी भी रूप से वह विभाजित हो सकता है और दो संतति अमीबा का निर्माण कर सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जनन के महत्व, जरायुज, अंडपजक, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार और हाइड्रा में होने वाले मुकुलन और अमीबा में होने वाले द्विखंडन के बारे में हमने जाना। अब अगली कक्षा में हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।